Hello everyone, this is Tushar, and today we are going to start our topic, the fundamental unit of life. And in this particular chapter, we are going to cover most of the topics that are not only related to our basic understanding, but also those are important as per the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता भी होनी चाहिए और उसको हम याद करेंगे बहुत कम टाइम में, बिकॉज एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट बहुत ही पास है। किसी किसी का तो हो सकता है स्टार्ट भी हो गया हो। इफ़ यू आर हैविंग सम टाइम, कुछ टाइम भी शेष है आपके पास बचा हुआ है, तो आप ये वीडियो देखिए और यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो आपके क्लियर हो जाएंगी, प्लस आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में ज़रूर कवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। Okay, so first of all, we are going to start with the chapter the fundamental unit of life. ये हमारा चैप्टर नंबर 5th है हमारी एज पर दी NCERT. Okay, now in this particular chapter what we know is not important, but हम क्या अब जानने वाले हैं वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि व्हाट डू वी नो सो फार, हम क्या क्या जानते हैं। तो हमें ये पता है कि डेफिनेशन जो होती है सेल की, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एटलीस्ट क्लास 8 से तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं, दैट सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसका मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? ओके, सो व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, हम ये पढ़ेंगे। देन हमने ये पढ़ा है कि सेल के पास कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो वो एक्चुअली में स्मॉल ऑर्गन के जैसे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक एंड आई होप आपने अनियन रूट टिप एक्सपेरिमेंट अपनी 8th क्लास में किया होगा, राइट। सो जो ये 8th क्लास का हमारा एक्सपेरिमेंट है, यही 9th क्लास में हम इसको और अच्छे से करते हैं स्टडी। सो आई थिंक आपने ये स्टडी किया होगा। नाउ एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। ये आपने पढ़ रखे हैं कि बैक्टीरिया एक सेल होता है, फंजाई के अंदर सेल होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी सेल होते हैं, एनिमल्स के अंदर भी सेल्स होते हैं। सो यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट, राइट। बट here we are also going to answer some of the basic questions. For example, what are the cells made up of? कौन कौन सी substances हैं या वो चीज़ें हैं जिनसे सेल बना हुआ होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे किसी भी सेल का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, और सेल जो है एक पूरा पूरा का पूरा एक सेल वो एब्सोल्युटली वो अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे कर पा रहा है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द सेल बाय द स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स, सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। एंड हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, क्या वो मिलियंस में हैं, बिलियंस में है, या वो ट्रिलियंस में है, राइट। सो उसको स्टडी करेंगे। एंड फाइनली वी विल ऑल्सो सी दैट ऑल दी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दे हैविंग सेम टाइप ऑफ सेल्स या फिर उसमें कोई डिफरेंसेस है, एंड इफ देयर इज अ सिमिलैरिटी और एनी डिफरेंस, देन व्हाट इज द सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस। Okay, so we are going to cover that as well. So without wasting any time, let's get started. But first of all, let us understand the first term, that is the cell. So first of all, these cells were observed by Robert Hooke. Now Robert Hooke, he observed these particular cells in the cork. Okay, जो प्लांट से ऑब्टेन होता है एक मैटर, दैट इज कॉल्ड द कॉर्क। सो कॉर्क को इन्होंने ऑब्जर्व किया था अपने खुद के बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से। उस टाइम पे ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कोई भी माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। बट एट द टाइम जो कि इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी ये एटलीस्ट 1800s में समथिंग में की थी। बट द थिंग इज उस टाइम पर सेल का कोई मीनिंग नहीं था। तो लिटरल मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीन्स उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो वर्ड का जो मीनिंग इनको जब स्ट्रक्चर इन्होंने देखा तो इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, लाइक दिस।
कुछ इस तरीके का। तो जो कुछ इस तरीके का इनको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ, इन्होंने कहा कि ये हनी कोम्ब के जैसा स्ट्रक्चर है। किसके जैसा? हनी कोम्ब, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। अगर आप मधुमक्खी का छत्ता देखो पास से, जो ऑब्वियसली जिसमें मधुमक्खी नहीं हो राइट, सो यू विल फाइंड दैट इट इज सिमिलर। ओके, दूसरा उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये चारों तरफ से, मतलब हर तरफ से ये बंद है, इट इज लॉक्ड। और ऐसा दरअसल एक सेल को बोलते हैं। सेल उस टाइम पर बेटा सेल बोला जाता था किसी प्रिजनर के लिए, जो सेल होता है ना, जिसके अंदर वो कन्फाइंड होता है, जिसका लॉकअप होता है, दैट वाज कॉल्ड एज सेल। उसका सेल का मतलब उस टाइम पर वही था। सो इट लिटरली मेंट अ स्मॉल रूम in which prisoner is locked up, and mainly the thing was that there is no opening, किसी भी तरह की opening उसमें नहीं थी। Okay, and that's why he said that it's a cell like structure. Okay, now after that let us study first of all cell के बारे में। पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सेल पढ़ क्यों रहे हैं। तो सेल रिलेटेड है एक्चुअली में हायरार्की ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे ये बेसिक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सबसे पहले टर्म ये हायरार्की पता होना चाहिए, राइट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, राइट, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है वो तो ठीक है, बट व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की का मतलब होता है, बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं लोवेस्ट पोजीशन से, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, एंड वी आर गोइंग टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड हायरार्की। मतलब आपने लोएस्ट को चूज करा, उसमें आपने फिर आप नेक्स्ट लेवल पे गए, फिर आप नेक्स्ट लेवल पे गए, फिर आप नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टॉक अबाउट लेट्स से इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, तो इन सब इंस्पेक्टर के ऊपर कौन होता है? इंस्पेक्टर। देन इंस्पेक्टर को कौन गाइड करेगा? दैट विल बी आईपीएस। एक आईपीएस किसके अंडर काम करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसके अंडर काम करता है? द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर किसके अंडर काम कर रहा है? द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ अ हायरार्की। सिमिलरली हमारे पास सेल्स में भी हायरार्की इसी तरीके से होती है। लेट अस अंडरस्टैंड। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर। ओके, जो बहुत सारे सेल्स होंगे वो एक साथ कंबाइन करेंगे, और वो एक कॉमन फंक्शन अगर परफॉर्म करते हैं तो वो टिश्यूज बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? टिश्यू बना देते हैं। ओके, देन वेरियस टिश्यूज, अलग अलग टाइप के टिश्यूज वो कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे? वो ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वो मिलकर के क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपैटिक सेल्स। द वर्ड हेपैटिक, हेपैटिक इज वर्ड और अ टर्म दैट इज रिप्रेजेंटिंग लिवर। तो ये टर्म जो है वो लिवर से रिलेटेड होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लिवर के कुछ सेल्स होंगे जो आगे जाके क्या बनाएंगे? हेपैटिक मीन्स लिवर के टिश्यूज बनाएंगे, राइट। और अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा? लिवर बनाएगा, जो कि हमारा पूरा का पूरा एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है, राइट। एंड लिवर के साथ डिफरेंट 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 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स जुड़ेंगे, दे विल फॉर्म दी डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर एग्जांपल लाइक सलाइवरी ग्लैंड जुड़ेगा, है ना, पैनक्रियाज भी जुड़ जाएगा। सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स विल ज्वाइन टुगेदर, और वो मिलके क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स मिल करके बेटा क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बॉडी। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट थिंग इज लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ऑर्गेनिज्म। जो हमने अभी कहा कि ऑर्गेनिज्म होता है, पर वो करता क्या है ऑर्गेनिज्म? किसको बोलेंगे कि हम ऑर्गेनिज्म है? देखो, हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन जो होता है एक ऑर्गेनिज्म होता है, बट हमें एक और चीज़ पता है। क्या? अमीबा इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, है ना। अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा के पास, अमीबा तो सिंगल सेल है, तो ह्यूमन बॉडी भी एक ऑर्गेनिज्म है, और अमीबा जो कि एक सिंगल सेल का है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। ऐसा कैसे? अमीबा में तो ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन सिस्टम, ये सब टिश्यूज वगैरह कुछ भी नहीं है।
सो फिर हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ऑर्गेनिज्म किसके लिए यूज़ करेंगे, वो हमें पता होना चाहिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट ऑर्गेनिज्म बेटा वो होता है जो एक्चुअली में अपने लाइफ प्रोसेसेस कर पाता है। लाइफ प्रोसेसेस मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो कि लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, और ये सब लाइफ प्रोसेसेस कोई भी ऑर्गेनिज्म अचीव करता है बिकॉज ऑफ द सिस्टम्स लाइक रेस्पायरेटरी सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेटा न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो लाइक दिस वी आर हैविंग मल्टीपल सिस्टम्स हैं, और उन मल्टीपल सिस्टम्स एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो हमारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो भी पर्टिकुलर एक लिविंग एंटिटी सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकता है, वेदर वो सिंगल सेल हो, वेदर वो मल्टी सेलुलर हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर सकता है और खुद से जिंदा रह सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेटा, ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ओके, द मेन रिक्वायरमेंट इज कि उसको लाइफ प्रोसेसेस करने आने चाहिए। नाउ इफ यू सी, देख अगर बेटा हम एक आरबीसी ले लें, है ना, जो आरबीसी होता है, तो अगर हम एक आरबीसी ले लें और आरबीसी को हम एक कंटेनर में ले लें और कहें कि भाई ये जिंदा रह लेगा, तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। एक मसल के फाइबर को अगर ले लें तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। हाँ, तो ऐसे पर्टिकुलर सेल्स को हम क्या बोलेंगे कि दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के पार्ट हैं, लेकिन ये खुद से सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेटा दो टाइप के होते हैं मेनली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, अगर हम इस यूनिसेलुलर जो ये हमने टर्म लिखा है, इसकी अगर हम संधि विच्छेद कर दें, है ना, हिंदी में पढ़ा है ना संधि विच्छेद, तो यूनी का मतलब होता है वन या फिर सिंगल, एंड सेल्यूलर यहाँ पे मीनिंग है उसका सेल, कि हम बताना चाह रहे हैं कि एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसकी बॉडी जो है वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, वो क्या हो गया, यूनिसेलुलर। लाइक बैक्टीरियम, कुछ एल्गी भी होते हैं यूनिसेलुलर, सारे के सारे एल्गी नहीं होते, कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं। ओके, देन मल्टी सेलुलर। व्हाट इज मल्टी सेलुलर? तो अगेन लेट्स डू द संधि विच्छेद, तो यहाँ पर भी संधि विच्छेद कर लेते हैं। देन मल्टी एंड सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे सेल्स होंगे ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स में, तो उनको हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक ह्यूमन, कैट, प्लांट्स, लाइक दिस। सो अलग अलग सेलुलर कंडीशन पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होगा या फिर वो मल्टी सेलुलर होगा। देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड ए सेलुलर। क्या आपको पता है ए सेलुलर क्या होता है? ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, फाइंड इट आउट एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो, ओके, दैट व्हाट इज ए सेलुलर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी का मतलब ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में सेल को सबसे पहले किसने देखा, पता कैसे चला कि एक्चुअली में सेल्स भी होते हैं, राइट? सो व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली, रॉबर्ट हुक ही वाज ऑब्जर्विंग कॉर्क। जो कॉर्क एक सब्सटेंस होता है बेटा जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। जो ट्री का बार्क होता है ना, ठीक है, जो लकड़ी का लट्ठा होता है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन जब हम ले लेते हैं ठीक है, उसकी एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाली जो खाल होती है, उसको थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो हमें कॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉर्क किस चीज़ से बना होता है? डेड सेल्स से बना होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, टिश्यूज़ वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे बेटा। तो ये जो होता है कॉर्क, इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, लिविंग नहीं रहते, डेड सेल्स रहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने ऐसे सेल्स देखे फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ ही ऑब्जर्व, आ गया वही बात, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स, कंपार्टमेंट्स दिखे एंड स्टैक्ड अप टुगेदर विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसको उसने कहा कि एक्चुअली में ये सेल्स हैं, चारों तरफ से बंद है। ही ऑब्जर्व डेड सेल्स। ये हमें बात याद रखनी है कि उसने डेड सेल्स देखे थे, लिविंग सेल्स नहीं देखे। नाउ सेकेंड पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक उन्होंने 1665 में रिलीज करी थी, 1665।
ओके, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, और गलती करते हैं तो गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअली में ही ऑब्जर्व्ड दीज डेड सेल्स, हमने यहाँ पर लिखा कि 18 समथिंग, एक्चुअली में वो 1800 नहीं, वो 1600 समथिंग, ओके, एंड टू बी एग्जैक्ट 1665, राइट। So this is the data. Actually, I remembered it wrong. I remembered it with the Robert Brown. Okay, no issue. So after that, अब क्या हुआ उसके बाद, रॉबर्ट हुक ने तो सबसे पहले क्या बता दिया रॉबर्ट हुक ने अबाउट द डेड सेल्स। देन आफ्टर सम टाइम, कुछ सालों बाद, एंटनी वॉन लिवनहुक, या इसको एंटन वॉन लिवनहुक भी बोलते हैं क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस है, सो दैट्स वाई स्पेलिंग कुड चेंज, सो वी ऑलवेज कंसिडर लिवनहुक। ओके, सो लिवनहुक ने ऑब्जर्व करे थे लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सो अगर पूछा जाए कि डेड सेल्स किसने भाई ऑब्जर्व करे सबसे पहली बात, देन द आंसर इज रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल्स किसने ऑब्जर्व करे फॉर द फर्स्ट टाइम, देन आवर आंसर विल बी लिवनहुक। ओके, नाउ अगर पूछा जाए कि सेल्स को किसने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करा, और डेड और लिविंग दिया ही नहीं क्वेश्चन में, तो उस केस में हमारा बेटा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं करा। तो सबसे पहले कब डिस्कवर हुआ, सबसे पहले तो डिस्कवर हुआ रॉबर्ट हुक ने करा, तो रॉबर्ट हुक ही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ सेल में कुछ और भी डिस्कवरीज हुई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, लाइक फॉर एग्जांपल रॉबर्ट ब्राउन। सो रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस जिसके अंदर डीएनए होता है, सब चीज़ होती है, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि डेड सेल्स वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, और सबसे पहला ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, ताकि सबसे पहले ही गलती हो जाए। सो ऐसा नहीं करना है। ओके, सो वी विल आंसर with a cool mind. So Robert Brown is not the correct answer in the case of cells. So Robert Brown, he discovered nucleus. Now J.E. Purkinje, he coined the term. Coined का मतलब टर्म दिया था इन्होंने एक टर्म दिया था जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोटोप्लाज्म, होता क्या है? एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ये एक ऐसा फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और इस फ्लूइड सब्सटेंस में आपका एक्चुअली में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है? एक्चुअली में फ्लूइड सब्सटेंस वो होता है बेटा, फ्लूइड सब्सटेंस वो होता है विच कैन फ्लो, विच हैज़ द फ्लूइडिटी। तो जिसके अंदर फ्लूइडिटी है दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड, मतलब जो बह सकता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिक्विड, वो भी फ्लेक्सिबल होती है, वो भी फ्लूइडिटी नेचर की होती है। जो साइटोप्लाज्म है वो भी फ्लूइड नेचर का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट्स ऑल टुगेदर कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोप्लाज्म। लेकिन इसमें बेटा सेल वॉल नहीं आएगी, बिकॉज सेल वॉल जो होती है ना वो क्या होती है? रिजिड होती है। रिजिड मतलब ठोस होती है, उसकी शेप को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। तो क्योंकि वो रिजिड होती है दैट्स वाई इसको हम फ्लूइड सब्सटेंस में या फ्लूइडिटी मतलब उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की बिल्कुल है ही नहीं, तो उसको हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल नहीं आती है। तो क्या क्या आ जाता है फिर? सेल मेम्ब्रेन, ओके, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और फिर आ जाएगा आपका साइटोप्लाज्म एंड ऑब्वियसली न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? प्रोटोप्लाज्म में। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा अगर न्यूक्लियस है या नहीं। ओके, दैट विल बी। नाउ आज का लास्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। ओके, आफ्टर दिस एक हमने शायद, ओके बिल्कुल सही है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक्चुअली में है क्या? सो सेल थ्योरी एक्चुअली में दो साइंटिस्ट्स ने मिलकर के दी थी। एक साइंटिस्ट थे मैथियस जैकोब शील्डन, जो कि जर्मनी में बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब वो होता है बेटा जो प्लांट को स्टडी करता है। ओके, देन देयर वाज वन अदर साइंटिस्ट कॉल्ड थियोडोर श्वान,
एंड ही वॉज ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट वो होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है। तो ऑब्वियसली जो बॉटनिस्ट था वो वो प्लांट्स के सेल को स्टडी कर रहा था, एंड जो जूलॉजिस्ट था श्वान, ही वॉज स्टडिंग एनिमल सेल्स। तो इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज को पब्लिश कर डाला, ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे, क्योंकि आप देख रहे हो ईयर अलग अलग है, तो इन्होंने अलग अलग टाइम पे पब्लिश करा। उसके बाद क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे की डिस्कवरीज देखी कि भाई इसने तो प्लांट पे डिस्कवरी करी है, अच्छा इसने एनिमल पे डिस्कवरी करी है। तो दोनों ने एक दूसरे को कांटेक्ट करा और फिर कुछ कॉमन थिंग्स पाई इन्होंने। क्या कॉमन थिंग्स पाई? इन्होंने कहा कि सेल थ्योरी दी अपनी, और वो सेल थ्योरी इन्होंने कहा कि ऑल बॉडीज ऑफ प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स की जितनी बॉडी हैं या एनिमल्स की, वो सारी की सारी किससे बनी हुई है? आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। या तो वो सेल्स की बनी हुई है या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, या फिर वो सेल्स के प्रोडक्ट से, सेल से बनी हुई है, ये तो समझ में आता है। बट प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है दैट फॉर एग्जाम्पल सेल का कोई भी सिक्रीशन हो सकता है, सेल ने कुछ बनाया है, सिंथेसाइज करा है, सेल कुछ सिक्रीट कर रहा है, सेल कुछ इकट्ठा कर रहा है, हम उसको भी मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी के नेल्स हैं, तो हमारी बॉडी के नेल्स जो हैं वो सेल के नहीं बने हुए। नेल्स जो होते हैं या जो हमारे हेयर्स हैं, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन वो हमारी बॉडी के सिक्रीशन है, प्रोडक्ट्स हैं हमारे सेल बॉडी के। ओके, तो वो कहाँ से आया? वो भी सेल से निकला है ना। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि बॉडीज जो हैं हमारी, हम एनिमल है, तो हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? या तो सेल से बनी हुई है, सेल्स है हमारी बॉडी में, और क्या बनी हुई है किससे? प्रोडक्ट। तो सेल्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हेयर्स, नेल्स, तो उनसे बनी हुई है। ओके, बट इसमें एक कमी थी। क्या? सेल थ्योरी जो यहाँ पर इन्होंने दी, यानी कि शील्डिन और श्वान ने जो दी, इसमें एक कमी थी कि ये सेल थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं। क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक था, ये नहीं बता पा रही थी कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, हिज नेम वाज रुडोल्फ विर्चाउ, एंड ही गेव अ स्टेटमेंट दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग है कि सेल्स डिवाइड करते हैं एंड द न्यू सेल्स, जो नए सेल्स है वो बनते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सेल्स से ही बनते हैं नए सेल्स। यानी कि एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू से कि एक सेल है वो दो में डिवाइड हो जाएगा बेटा, और क्या बनाएगा? दो सेल्स बनाएगा। ओके, सो फाइनली जो सेल थ्योरी हमें रोडोल्फ की वजह से अपडेटेड होकर के मिली, वो फाइनली सेल थ्योरी थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, जो कि हमें शीलर ने श्वान ने दी थी, एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि रुडोल्फ ने दिया था। एंड द थर्ड पॉइंट इज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सबसे छोटी यूनिट जो निकलती है, दैट इज सेल। अब आप कह सकते हो कि सर सेल से छोटा भी तो कुछ होता है, सेल के अंदर भी तो सेल ऑर्गेनल होता है ना, या न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस को क्यों नहीं बोल देते बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? तो उसको हम इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर आपने न्यूक्लियस को अलग निकाल के रख दिया, न्यूक्लियस अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है ज़्यादा टाइम तक। जैसे निकालोगे न्यूक्लियस भी खत्म, सेल भी खत्म। लेकिन अगर आपने सेल को, फॉर एग्जांपल आरबीसी को निकाल के रखा है अलग, तो आरबीसी कुछ टाइम तक तो जिंदा रहेगा अगर आप उसको न्यूट्रिशन देते रहो तो, और न्यूट्रिशन देते रहो, उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालते रहो, और प्रॉपर उसकी केयर, हर चीज़ जो उसको चाहिए वो देते रहो, वो सर्वाइव कर जाएगा ऐसी कंडीशंस में। लेकिन अगर सेल से छोटा कुछ अगर हम ले रहे हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, so the cell theory has these 3 points. Okay, so that's it for today, and if you have any query or any question, you can make that question in the comment and I will definitely answer that. Okay, that's it for today. Thank you everyone.